गुड मॉर्निंग। जो बताने चल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है और आपके एक बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी इससे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1946 में जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन नेहरू जी ने किया था, तब उन्होंने सोचा था कि भविष्य में प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। आपको याद होगा, अगर आप पढ़े भी जरा सा भी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि 1946 का ही समय था। वो 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है। जब पहली बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को क्या कर दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। याद होगा, आप पढ़े होंगे। जब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे, उसी टाइम नेहरू जी ने अंतरिम मंत्रिमंडल बना रखा था। 46 की ही बात मैं कर रहा हूँ। 46 में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और 46 में ही नेहरू जी अंतरिम मंत्रिमंडल बना के प्रधानमंत्री बन गए देश के। याद है ना? अभी देश 46 में आज़ाद नहीं हुआ है, इसको भी याद रखना। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, अभी देश आज़ाद भी नहीं हुआ है। और इसी समय प्रधानमंत्री बन गए नेहरू जी और इसी समय संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए राजेंद्र प्रसाद। अब हुआ क्या कि जब संविधान सभा में बातें चल रही थी किसका पद लिया जाए किसका ना लिया जाए, तो नेहरू जी ने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यहाँ राष्ट्रपति का पद ले लिया जाए। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति सब कुछ होता है, वैसे यहाँ राष्ट्रपति का पद ले लीजिए, राष्ट्रपति सब कुछ होगा। अब नेहरू जी यहाँ प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब क्या था कि राजेंद्र प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री का पद खत्म करके राष्ट्रपति का पद ले लीजिए। मतलब कि नेहरू जी को तो बुरा लगेगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं इस टाइम। तो थोड़ा सा मनमुटाव दोनों में चल रहा था। हालांकि ये बात बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। क्या हुआ 46 से ये 52 तक, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र होता है, पूरी तरह से संविधान लागू होता है। आप जानते हो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हो। 1952 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतकर सामने आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं पूरे देश के लिए नेहरू जी। अभी तो अंतरिम मंत्रिमंडल था, अभी तो पूरा चुनाव जीत के आए हैं 52। इसके पहले क्या था? अंतरिम मंत्रिमंडल था, कोई चुनाव नहीं था, वैसे वो बनाए थे। अभी क्या हुआ? अभी तो वो चुनाव जीत कर आए हैं ना, अब तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। 52 से 64 तक नेहरू जी प्रधानमंत्री, मतलब जीत जीत कर, कई बार जीत के प्रधानमंत्री बने और 64 में कार्यकाल के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अब हुआ क्या सुनिए, इधर के बाद थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब अचानक ही कार्यकाल के दौरान मौत हो जाती है, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिनकी मौत कार्यकाल में हुई है। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है किन प्रधानमंत्रियों की मौत उनकी कार्यकाल में हुई थी, इसको आपको याद होना चाहिए। तो जब इनकी मौत होती है तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं गुलजारी लाल नंदा। नाम सुने होंगे आप गुलजारी लाल नंदा साहब का। इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन अभी अस्थायी प्रधानमंत्री तो चाहिए ना, ये तो कार्यवाहक थे। तो नेहरू जी के साथ एक क्रांतिकारी नेता थे। जब नेहरू जी ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था तो उस टाइम उन्हीं के साथ एक वरिष्ठ नेता थे, मतलब बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, मोरारजी देसाई। वो भी देश में आज़ादी दिलाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। अब नेहरू जी के साथ थे तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो भी उनके मंत्रिमंडल में रहे थे। लेकिन अचानक से नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तो वो एक मशहूर क्रांतिकारी नेता थे, तो वो और वरिष्ठ नेता थे, तो वो सोचे कि अगला प्रधानमंत्री तो मुझे ही बनाया जाएगा। थोड़ा सा अंदर अंदर खुश थे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मरे थे तो थोड़ा दुखी भी थे, लेकिन अंदर से खुशी ये थी चलो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, इसी चक्कर में थे। लेकिन हुआ क्या कि उसी में एक वरिष्ठ नेता और भी थे, आप नाम सुने होंगे, लाल बहादुर शास्त्री। जब गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे नेहरू जी की मृत्यु के बाद, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। मोरारजी देसाई को ये बात बहुत बुरी लगती है। और भाई, अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना कोई देख रहा है कि मेरा ही नंबर है, किसी और को बना दो तो बुरा तो लगेगा ही। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। अब हुआ क्या कि अचानक से एक दौर 2 साल बाद और आ जाता है। अचानक से कार्यकाल के ही दौरान लाल बहादुर शास्त्री की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पढ़े होगे आप 66 में, 1966 में। 64 में नेहरू जी मरे, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। कब पैदा हुए थे लाल बहादुर शास्त्री? 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी भी पैदा हुए थे, याद है ना? तो अचानक से जब शास्त्री जी की मौत होती है तो हालांकि पूरा कांग्रेस खेमा जो था, वो जितने मंत्री थे सब दुखी थे, लेकिन अंदर अंदर खुशी थे मोरारजी देसाई, चलो अब तो प्रधानमंत्री बनकर ही छोड़ूंगा, पिछली बार नहीं बन पाया, अब की बार बन जाऊंगा। हुआ क्या, सोच ही रहे थे कि इसी समय नेहरू जी की बेटी, याद होगा आपको, इंदिरा गांधी की एंट्री होती है। बड़ी ज़बरदस्त एंट्री होती है प्रधानमंत्री के तौर पे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। हालांकि मोरारजी देसाई के सपनों पे एक बार फिर से पानी फिर जाता है। क्या बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त तो होगा नहीं, छोड़ देंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। कोई भी अगर ऐसा सोच रहा हो, अगर उसका काम ना पूरा हो तो सिंपल सी बात है वो छोड़ देगा पार्टी। तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने पार्टी छोड़ा था। अभी 1969 में कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही कांग्रेस को मिलता है, आप सुने होंगे,
आप सुने होंगे कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है। और उसके पहले जानते हैं गाय और बछड़ा था चुनाव चिन्ह कांग्रेस का, बाद में बनता है पंजा मिला है जो। तो इस टाइम इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, मोरारजी देसाई हालांकि थोड़ा सा रुष्ट थे। उसके बाद पार्टी का विभाजन भी हो गया, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता बन गई। अब थोड़ा सा इंदिरा जी के बारे में सुनिएगा। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था, इलाहाबाद के आनंद भवन में, आपको प्रयागराज जिसका नाम है, यहीं पर हुआ था इनका जन्म। पिता नेहरू थे, आप जानते हो। और इनका जन्म जब हुआ था उसके बाद से ये काफ़ी नेहरू को बहुत प्रिय थी। इनका प्रियदर्शनी नाम था, आप जानते हो। नेहरू जी इनको चिट्ठियाँ भी लिखा करते थे, आप ये भी सुने होंगे। ये लंदन पढ़ने गई थी, तो वहाँ पर पढ़ाई के दौरान ही इनकी मुलाकात होती है फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी इनको काफ़ी पसंद आते हैं, और हालांकि मुस्लिम परिवार से थे फिरोज गांधी, तो यहाँ पर मतलब ये इनको शादी करना चाहती थी। तो यहाँ पर पिताजी ने मंजूरी नहीं दी, मतलब नेहरू जी मंजूरी नहीं दे रहे थे कि आप इनसे शादी कर लो। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती शादी करने का प्लान बनाया। 1942 में इन्होंने शादी की। 1942 में आप जानते हो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, याद होगा आपको। देश में आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, और इंदिरा जी खुद से आज़ाद हो रही थी, अपने परिवार से आज़ाद हो रही थी, मतलब कि नया परिवार बनाने के चक्कर में पड़ी हुई थी। हालांकि उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बाद में इनके बच्चे होते हैं। एक का नाम था एक का नाम था संजय गांधी, और एक का नाम था राजीव गांधी। नाम सुने हो गया, बड़ा बेटा राजीव गांधी और छोटा बेटा संजय गांधी। कहानी जोड़ लीजिएगा, आगे बहुत काम देने वाला है। सभी प्रधानमंत्री मैं बता दूंगा, आपको याद हो जाएंगे। कहीं भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी कुछ पढ़ेंगे जीएस में, तो आपको अगर सब जोड़े रहेंगे ना तो याद हो जाएगा, इसीलिए बता रहा हूँ। अब सुनिएगा, संजय गांधी और राजीव गांधी। संजय गांधी छोटे थे, राजीव गांधी बड़े थे। राजीव गांधी बाहर रहते थे, वहाँ उनकी मुलाकात सोनिया से हुई थी। वो प्रेम कहानी बाद में देखते हैं। संजय गांधी यहीं रहते थे, यहीं पर पढ़ाई हुई। संजय गांधी जब यहाँ पर रहने लगे तो वो इंदिरा के कामों में बड़ा हाथ बटाते थे, बहुत मतलब बहुत हेल्प करते थे। 1973 की बात है। 1973 याद होगा आपको। इंदिरा गांधी 1966 से 1976 तक देश की प्रधानमंत्री रही। 76 या 77 तक मान के लो, एक साल कार्यकाल बढ़ा रखा था उन्होंने। तो 1973 की बात है, संजय गांधी का बर्थडे था, और इसी में एक लड़की आई हुई थी। लड़की 17 साल की थी। नाम था मेनका गांधी। मेनका गांधी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा थी वहाँ, और मिस कॉलेज भी चुनी जा चुकी थी, मतलब काफ़ी खूबसूरत थी। कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत रखा था उन्होंने। उम्र भी 17 साल थी, वयस्क भी नहीं हुई थी। और संजय गांधी को देखे तो उनको भा गई, पसंद आ गई, तो शादी करना चाहते थे। लेकिन संजय गांधी मेनका गांधी से 10 साल बड़े थे, मतलब कि 27-28 साल के थे, और ये 17 साल की थी। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को वो बात बताई कि हमें इनसे शादी करनी है। इंदिरा जी उनसे मिली, और उसके बाद उन्होंने बताया कि तुमसे ये बड़े भी हैं 10 साल, तो मान गई, नहीं मेनका गांधी मान गई। तो शादी दोनों को करवा दी गई। संजय गांधी की अंदर एक खूबी थी कि वो कार चलाने, मतलब बड़े फास्ट थे, मतलब कार चलाते थे, हेलीकॉप्टर्स उड़ाते थे, जेट विमान उड़ाते थे। मतलब कि प्रधानमंत्री के बेटे हो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करो, कहीं भी कुछ भी आदेश दे देते थे, किसी भी मंत्रालय के मंत्री से भिड़ जाते थे। थोड़ा सा अखड़ू टाइप के बोल सकते, तो ऐसे थे संजय गांधी। राजीव की भी एंट्री नहीं हुई है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के तौर पे आएंगे। तो 1973 में इनकी मुलाकात होती है, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है। और अभी जानते हो 17 साल की हैं, तो वयस्क हुई नहीं है, तो शादी कैसे करवा देंगे, एक साल वेट तो करना पड़ेगा ना। 1974 में शादी करवा दी जाती है, 18 साल के होते ही शादी करवा देते हैं। मेनका गांधी आती हैं, काफ़ी होनहार, बहुत मतलब कि कई स्पीच बोल दी थी जब वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मतलब जहाँ पढ़ती थी कॉलेज में, वहाँ भी काफ़ी स्पीचों में भाग लेती थी, मतलब काफ़ी जानकार में थी ये। तो इंदिरा गांधी के ढेर सारे ये बाद में स्पीच लिखने लगी। इंदिरा गांधी को कहीं कुछ बोलना होता था तो उसका स्पीच यही तैयार करती थी। मंत्रिमंडल में बहुत हेल्प करती थी, और इधर शादी भी हो गई थी तो बहुरानी भी थी, और उधर राजीव गांधी को प्रेम चल रहा था सोनिया से, उधर भी शादी होने वाली थी, और इधर ये बन के आ गई थी। अब क्या हुआ कि संजय गांधी यहाँ पर कुछ अपने मन का ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा करते थे। हुआ क्या, 78 की बात है, आपको प्रधानमंत्रियों का पद बताया गया होगा कि मोरारजी देसाई की सरकार आती है। 78 में इंदिरा जी हार जाती हैं चुनाव, और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन के आते हैं। अब 80 में क्या होता है, कैसे इनकी मौत हो जाती है, मेनका क्यों अलग हो जाती हैं इनसे, कांग्रेस से, और नई पार्टी क्यों ज्वाइन करती हैं, और क्या होता है इंदिरा और मेनका के बीच में, ये तमाम चीज़ें अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हम केवल आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना इंदिरा के बारे में। अगले वीडियो में मिलके पूरा कवर कर लेते हैं। तब तक